कालदूत के प्रभाव के कारण उस आत्मा के जाल से मुक्त हो पाए थे, तो वहीं कहानी का एक हिस्सा अभी भी अधूरा रह गया था, जो कि जुड़ा था वैद्य मार्तंड जी के घर के तहखाने से। जब चेतन और चांदनी उस आत्मा के जाल में फंसे थे, तब वैद्य जी के घर के तहखाने का माहौल कुछ और ही था। जैसे ही चेतन और चांदनी उस आत्मा के कब्जे में आए, तो तहखाने का माहौल बदलने लगा। अचानक ही चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी और काशी जी के प्रयोग में बाधा उत्पन्न होने लगी और साथ ही साथ चारों ओर रखा सामान बिखरने लगा, यहाँ तक कि काशी जी के आसन की जगह तक बदलने लगी। अचानक इस सीन को देखकर मार्तंड जी घबरा गए और तेजी से काशी जी के पास आकर बोले, काशी, आखिर ये हो क्या रहा है? अचानक मौसम में इस तरह की हलचल क्यों हो रही है? काशी जी अपनी आंखें खोल तेजी से कुछ उच्चारण करते करते रुक गए। उन्हें देख के लग रहा था मानो वो खुद अपने प्रयोगों को भूल रहे हो। लेकिन तभी उन हवाओं के बीच खड़े काशीनाथ मार्तंड की ओर मायूसी से भरी नजरों से देखते हुए बोले, मार्तंड जी, मुझे जिस बात का डर था शायद वही हो रहा है। इस बात पर घबराते हुए मार्तंड जी बोले, साफ साफ कहो काशी, आखिर बात क्या है? कहीं हमारे बच्चे किसी तरह की मुसीबत में तो नहीं है? इतना कहते हुए वैद्य जी काशी जी को जवाब की उम्मीद में देखने लगे, लेकिन अपने चेहरे पर अजीब सी घबराहट लिए काशी जी शांत खड़े रहे। तभी अचानक वैद्य जी दोबारा चिल्लाते हुए बोले, बताओ काशी, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, आखिर तुम चुप क्यों हो गए? कुछ तो बोलो। काशी जी ने वैद्य जी की इस बात पर हड़बड़ाहट के साथ चिल्लाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। चेतन और चांदनी से मेरा संपर्क टूट गया। मुझे लगता है वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ये सब मेरी गलती है मार्तंड, मुझे उन्हें वापस लाना चाहिए था, लेकिन जब मेरा कंट्रोल छूट रहा था तब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मेरी ही वजह से चेतन और चांदनी वहां फंस जाएंगे। वैद्य जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब अपने बच्चों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे दोबारा उन्हें वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। सब गलती मेरी ही है। ये कहते हुए काशी जी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें इसके बाद उनका बचा खुचा आत्मविश्वास और भी ज्यादा डगमगाने लगा। वो इतने घबरा गए थे कि उन्होंने तुरंत ही अपने गले में पहनी वो मणि निकाल ली और उसे इस्तेमाल करने को तैयार हो गए। वो उस मणि को निकालते हुए घबरा कर बोले, वैद्य जी, अब इस मणि के इस्तेमाल से ही हमारे दोनों बच्चों को ढूंढ सकूंगा। मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। इतना कहते हुए जैसे ही काशी जी उस मणि को मुंह के करीब लगाकर कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक वैद्य जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं काशी, जब तक जीवन मरण का सवाल ना हो तब तक इस मणि से संपर्क साधने की कोशिश हमारे लिए नुकसान से ज्यादा और कुछ नहीं। मूर्खता मत करो, तुम इसके दुष्परिणाम को अच्छी तरह से जानते हो। चेतन और चांदनी इस दुनिया से काफी दूर निकल जाएंगे और उन्हें ढूंढ पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तुम कोई और तरीका निकालो, लेकिन इसे इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करना। काशी जी ने मार्तंड जी की बात को मानते हुए कुछ पल के लिए अपने आप को संभालने की कोशिश की और फिर थोड़ा शांत होकर बोले, ठीक है, मैं एक बार फिर से उन दोनों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, पर मैं यकीन से नहीं कह सकता कि ये मुझसे हो पाएगा भी या नहीं। इतना कहते ही वो सारी सामग्रियों को दोबारा इकट्ठा करके संपर्क के प्रयोग को करने लगे। जैसे उनका प्रयोग पूरा हुआ तो कमरे का माहौल फिर से सामान्य होने लगा और एक बार फिर थोड़ा मुश्किल से ही सही, लेकिन चेतन और चांदनी की खबर काशी जी तक पहुंचने लगी। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि तब तक दूसरी तरफ काली दुनिया में कालदूत की मदद से चेतन और चांदनी उस आत्मा के बंधन से मुक्त हो चुके थे। दूसरी तरफ जैसे ही चेतन और चांदनी उस आत्मा के अदृश्य जाल से मुक्त हुए, चेतन ने अचानक महसूस किया कि शायद कालदूत उसके आसपास ही है। ये सोचकर जैसे ही वो पीछे पलटा, उसने देखा कालदूत चेतन के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था और कालदूत को देखते ही चेतन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी से उछलते हुए वो जोर से चिल्लाया, अरे कालदूत, तुम, और वो भी यहाँ? इतना कहते हुए चेतन कालदूत से गले लगने की इच्छा से उसकी ओर भागा और उसे गले लगाने की कोशिश में उसके करीब जाकर उसे लिपटने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कालदूत के शरीर को पार कर गया। वो तुरंत घूमा और दोबारा कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी वो कालदूत को गले न लगा सका। इस घटना को देख कालदूत जोर जोर से हंसने लगा।
दूसरी ओर चांदनी भी हैरान थी कि आखिर चेतन इस तरह की अजीब सी हरकत क्यों कर रहा है और वो आखिर हवा में किसे गले लगाने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखने के बावजूद भी वो कुछ ना बोली, बिल्कुल शांत खड़े रहकर देखती रही। उधर चेतन कालदूत को गले ना लगा पाने के कारण आश्चर्य की स्थिति में था। वो अपने हाथों को देखते हुए बोला, आखिर ये क्या हो रहा है कालदूत, मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रहा। ये सुन कालदूत ने हंसते हुए कहा, अरे बंधु, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि ये दुनिया काली और आत्माओं की दुनिया है। यहाँ तुम लोग जब से आए हो तब से ही आत्माओं के रूप में भटक रहे हो, ठीक दूसरी आत्माओं की तरह। और आत्माएं किसी को कैसे छू पाएंगी, उसके लिए शरीर का होना जरूरी है। हाँ, तुम्हारी और चांदनी की बात अलग है, क्योंकि तुम दोनों को यहाँ पर्पसफुली भेजा गया है। तभी चेतन कालदूत को देखा आश्चर्य से बोला, तो क्या तुम्हें भी यहाँ आने के लिए आत्मा का रूप नहीं लेना पड़ा? तुम यहाँ सशरीर कैसे आ गए? कालदूत ने चेतन की बात का जवाब देते ही कहा, चेतन, मैं कालदूत हूं भाई। तुम्हें पता है मैं कोई और नहीं बल्कि स्वयं काल भैरव का दूत हूं। मुझे कहीं भी और कैसे भी जाने की अनुमति है, इसलिए मैं अपने शरीर के साथ ही यहाँ आ पाया हूं। खैर वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कैसे हो। चेतन उसे देख मुस्कुराते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसे देख चेतन ने कहा, शुक्रिया कालदूत, मेरे द्वारा सिर्फ नाम लेने पर ही तुमने मेरी मदद की और यहाँ तक भी आ गए। और तुमने देख ही लिया कि मैं थोड़ा मुसीबत में था, यही हाल है। इतना कहते हुए चेतन मुस्कुराने लगा और साथ ही तुरंत चेतन ने चांदनी की ओर नजरें घुमाते हुए कहा, चांदनी, यहाँ कालदूत भी है, इसी की वजह से हम बच पाए हैं। इतना सुनते ही चांदनी ने भी कालदूत के आगे सिर झुकाकर उसे थैंक्स कहा। हालांकि केवल चेतन ही था जो कालदूत को देख सकता था, उसके अलावा कोई और नहीं। इसके बाद चेतन और कालदूत उसी झील के किनारे टहलने लगे। एकाएक चेतन कालदूत की ओर देखते हुए बोला, सॉरी कालदूत, हमने गुस्से में आकर तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया उस दिन। वो हम माही को खोने का दुख बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और शायद मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम शायद सारी सिचुएशन संभाल लोगे और माही को बचा लोगे। बस इसलिए मैं उस दिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। आई एम सो सॉरी कालदूत। ये कहते हुए चेतन ने अपनी नजरें झुका ली। कालदूत ने जब चेतन की ये सारी बातें सुन ली, वो चेतन के चेहरे को देख मुस्कुराते हुए बोला, चेतन, तुम इस तरह का फेस जब भी बनाते हो तो बहुत फनी लगते हो। बाय द वे, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर वो सब नहीं कहा था। तुम उस टाइम गुस्से में थे। अपने लोगों को खोना, वो दुख, वो गुस्सा, मैं सब समझता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने इतनी सी उम्र में न जाने एक साथ कितना दुख सहा है, लेकिन उस वक्त भी मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जीवन मरण और सांसों पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। चेतन, इसलिए इस बारे में इतना मत सोचो। और वैसे भी मैंने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना। तभी चेतन बिल्कुल उदासी भरे स्वर में बोला, नहीं कालदूत, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो इतना सुनने के बाद भी मेरी मदद के लिए तैयार हो गए, वरना कोई और होता तो। चेतन अपनी बात कह ही रहा था कि तभी कालदूत उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, कोई और होता तो क्या? खैर छोड़ो, अब अगर कड़वा ही सुनना चाहते हो तो सुनो कि सिर्फ तुम नहीं, सारे ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं। दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं और खुशी के लम्हे याद नहीं रखते। यहाँ तक कि गीता के उपदेश पढ़ते हैं लेकिन पालन नहीं करते। पर तुम्हें देखकर अच्छा लगा कि तुम दुख से उबर कर खुद को संभालते हुए अपने प्यार के लिए यहाँ तक चले आए। अगर तुम कहो तो मैं माही को यहाँ से निकालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ताकि तुम्हारी परेशानियां कम हो सके। इतना सुनते ही चेतन मुस्कुराते हुए बोला, क्या इतना ही भरोसा है मुझ पे दोस्त? मैं चाहूं तो तुम्हारी मदद ले सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ये लड़ाई मेरी है। मैं खुद माही को ढूंढूंगा, उसे बचाऊंगा और उसे यहां से लेकर जाऊंगा। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे ये भी पता है कि तुम मुझ पर नजर रखोगे। शायद कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं, इसलिए तो मेरी मुसीबत तुम अपने सिर लेने आ जाते हो। मैं जानता हूं इस सफर में भी ऐसा ही होगा, तुम आ ही जाओगे। लेकिन इस बार प्लीज कालदूत, मैं ये लड़ाई खुद लड़ूंगा। कालदूत चेतन की इस बात को सुन बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे विश्वास है बंधु, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। चिंता मत करना, मैं तुम्हारे आसपास ही हूं। जैसा अभी तुमने कहा, अगर तुम आत्मा के रूप में ना होते तो गले जरूर लगाता।
खैर, आगे की इस जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। फटाफट माही को ढूंढो और लौट जाओ। इतना कहते हुए कालदूत वहां से गायब हो गया और चेतन और चांदनी ने इतना कहते हुए कालदूत वहां से गायब हो गया और चेतन और चांदनी ने अपनी खोज एक बार फिर शुरू कर दी। दूसरी तरफ चेतन और चांदनी की सलामती की खबर से तहखाने का माहौल भी ठीक हो गया। अपने संपर्क प्रयोग को पूरा करते हुए काशी ने मुस्कुराकर वैद्य जी से कहा, मार्तंड जी, सब सामान्य है। हमारे दोनों बच्चे सकुशल हैं और अपनी दिशा में फिर से आगे बढ़ चुके हैं। ये सुनते ही वैद्य जी काशी जी के करीब बैठते हुए बोले, देखा, मैंने कहा था ना, खुद पर भरोसा रखो। काशी, सब ठीक होगा। तुम तो खामखा ही परेशान हो गए थे। काशी जी वैद्य जी की बात सुनकर उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हुए बोले, धन्यवाद वैद्य जी। आज आप अगर मुझे सही समय पर सही मार्ग नहीं दिखाते तो पता नहीं मुझसे कैसा अनर्थ हो जाता। इतना कहते हुए वो गले में पड़ी मणि को मुट्ठी के बीच कसते हुए बोले, अगर आज इसका प्रयोग हो गया होता तो चेतन और चांदनी न जाने हमसे कितनी दूर हो जाते। पर ईश्वर के साथ साथ आपको भी धन्यवाद। सही समय पर सही फैसला लेने का हौसला आपने मुझ में जगाया। वैद्य जी ने काशी जी को इस तरह से बोलते हुए सुनकर कहा, काशी, कैसी बातें कर रहे हो? चेतन और चांदनी की देखरेख के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं, तो इसमें धन्यवाद कैसा? अब ज्यादा कुछ कहकर हमें शर्मिंदा ना करो। जैसे ही दोनों की ये बातें खत्म हुई तभी काशी जी से वैद्य थोड़ी चिंता व्यक्त करते हुए बोले, वो सब तो ठीक है काशी, लेकिन खतरा तो अभी टला नहीं है। दिन गुजर रहे हैं, 2 दिन गुजर चुके हैं और अब तक माही की कोई खबर नहीं मिली है। समय तेजी से निकला जा रहा है। इस बात पर काशी जी की भी चिंता वही थी जो वैद्य जी की थी। उन्होंने वैद्य जी की ओर 2 कदम चलते हुए कहा, हाँ वैद्य जी, समय तो कम है। अब तो थोड़ा डर हमें भी लग रहा है। इतना कहते हुए काशी जी ने ईश्वर के आगे हाथ फैलाकर प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, चेतन और चांदनी को किसी तरह सफल करके जल्दी से जल्दी वापस भेज दो। माही जीवित हो जाए, उसके बाद सबसे पहले मैं एक शांति हवन करूंगा। ये कहते हुए काशी जी एक बार फिर वहां बुझ चुके दियों को जलाकर रखने लगे और प्रयोग के आसन पर जाकर बैठ गए। उधर मार्तंड जी भी दोबारा अपने काम में लग गए। जहां एक तरफ चेतन और चांदनी का सफर चल रहा था, वहीं दूसरी ओर वीर सिंह और मारू का भी एक सफर जारी था। अगली सुबह वो दोनों उठे और अपना मार्ग पलटकर दोबारा फूलपुर गांव पहुंच गए। फूलपुर पहुंचते ही वीर सिंह मारू से बोला, मित्र, आज का दिन हमारे लिए शुभ दिन होने वाला है। आज हम अपने काम की शुरुआत फिर से करेंगे, वो भी भगवान कालदेव के आशीर्वाद के साथ। वीर सिंह ये बात कह ही रहा था कि थोड़ी दूर से उन्हें घंटी की आवाज सुनाई पड़ने लगी। घंटी की आवाज सुनते ही वीर सिंह मारू से बोला, सुना तुमने मारू? जल्दी चलो, लगता है मंदिर में प्रभात आरती शुरू हो गई है। हमें तुरंत मंदिर में पहुंचना होगा। मारू भी घंटियों की आवाज सुनकर बोला, ठीक है मित्र, आज कालदेव की आरती के बाद हम उस दुष्ट मानुष को ढूंढने निकलेंगे। बस वो हमका एक बार मिल जाए, फिर वो जाने और खूनी वधु जाने, हमारी जान छूटेगी और हम घर जा सकेंगे। ये कहते हुए दोनों ने मंदिर की ओर कदम बढ़ा लिए। सुबह की आरती शुरू हो गई थी। काफी भीड़ जमा थी। मंदिर की घंटी के ढोलक के धुन पर आरती हो रही थी। वीर सिंह अपना चेहरा छिपाए मारू के साथ भीड़ में खड़ा था। थोड़ी देर में आरती खत्म हो गई और एक एक करके सारे लोग वहां से प्रसाद लेकर निकल गए, लेकिन मारू और वीर सिंह अंत तक वहीं खड़े रहे। सभी के जाते ही वीर सिंह भगवान काल भैरव के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान, आज हम एक बड़े काम के लिए जा रहे हैं। हम सफल हो जाएं, ऐसी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। इतना कहते हुए दोनों ने ईश्वर के सामने नतमस्तक प्रणाम किया और फिर पंडित जी से प्रसाद लेने आगे बढ़े। वीर सिंह ने तुरंत ही प्रसाद ग्रहण किया और मारू की ओर देखकर बोला, मित्र, थोड़ा जल्दी करो, हमें निकलना भी है। वो इतना कहते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पंडित जी ने वीर सिंह को देखते हुए कहा, अरे वीर सिंह, कहाँ गायब हो 2-4 दिनों से? और अभी इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रहे हो? कहीं बाबा कल्याणी के दर्शन को तो नहीं निकल रहे? पंडित जी के मुंह से अजीब सा नाम सुनकर एक पल के लिए वीर सिंह के कदम थम से गए थे। वो तुरंत ही मुड़कर पंडित जी को प्रश्नात्मक अंदाज में घूरने लगा और बोला, कल्याणी बाबा? क्या वीर सिंह जान जाएगा बाबा कल्याणी का रहस्य?
क्या मारू और वीर सिंह उस अजरनाथ तक पहुंच पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।